जमीन जिस पर हम रहते हैं वो आज से तकरीबन 4.5 से 5 बिलियन साल पहले स्पेस में महज एक डस्ट का क्लाउड हुआ करता था। जी हाँ, सिर्फ डस्ट का क्लाउड हुआ करता था जिसमें जमीन, हवा, पानी, किसी भी चीज का कोई नामो निशान नहीं था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये बादल से सॉलिड स्फीयर में आखिर कैसे तब्दील हुआ। डस्ट के क्लाउड के बाद हमारा प्रोटो अर्थ या दूसरे लफ्जों में कहूँ तो रा अर्थ बना था, जो हमारे प्लानेट से 4 गुना छोटा और दहकते हुए लावा से बना था। तो इतना सारा मास कहाँ से आया और ये डस्ट का क्लाउड इतना गर्म कैसे हुआ, बाद में वो ठंडा कैसे हुआ और जानदार कैसे बनी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मायरा, मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया। आज हम वक्त के एक नाकाबिले यकीन सफर पर जा रहे हैं, हमारे शमसी निज़ाम के बहुत आगाज की तरफ। हम जानेंगे कि हमारा शमसी निज़ाम कैसे तश्कील पाया। तो तैयार हो जाएं क्योंकि ये खला और वक्त में एक दिलचस्प सफर होने वाला है। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है हाउ वाज द अर्थ फॉर्म्ड। इस वीडियो में आज हम जमीन की बायोग्राफी को देखेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जमीन की फिलॉसफी जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कैंट ने 1755 में अपनी एक किताब जिसका नाम यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन में लिखी। पर फिर पियर लैप्लेस जो एक फ्रेंच स्कॉलर थे, उन्होंने 1796 में कुछ तब्दीलियां की और फिर इनकी ये बुक आज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस बन गई है क्योंकि उन्होंने इस बुक में SNDM मॉडल यानी कि सोलर न्यूक्लियर डिस्क मॉडल की मदद से अर्थ फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। ये क्लियरली सब कुछ बताती है कि हमारा सोलर सिस्टम एक डस्ट के क्लाउड से सन के अराउंड रिवॉल्व होते हुए डिस्क फॉर्म हुआ और फिर बाद में सॉलिडिफाई हुआ। SNDM मॉडल के मुताबिक आज से तकरीबन 6 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम आज जिस जगह पर है वहाँ पहले स्पेस में एक बड़ा डस्ट और गैस का क्लाउड हुआ करता था। गैस और गिर्द के इस वसी बादल को शमसी नबोला कहते हैं। ये नबोला ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल था जो कि कायनात के 2 सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले अनासर हैं और इसके साथ कुछ बाहरी अनासर भी शामिल थे। स्पेस में मौजूद ये नेबुला कई बिलियन ईयर्स में ब्लास्ट हो रहे स्टार्स और ब्लैक होल से निकले मैटर से बने होते हैं। जैसे जैसे नेबुला में मैटर की अमाउंट बढ़ती गई वैसे वैसे नेबुला की ग्रेविटी भी बढ़ती गई और एक स्फीरिकल शेप में आने लगा क्योंकि ग्रेविटी और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। हमारे नेबुला के नज़दीक एक स्टार फट के एक सुपरनोवा में चेंज हो गया। इस ब्लास्ट से निकला शॉक वेव इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने अपने नेबुला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी क्लैप्स कर दिया और पूरे सिस्टम को एंगुलर मोमेंटम यानी रोटेशनल वाला सिस्टम बना दिया। मतलब अब तक जो क्लाउड सर्कुलर था वो एकदम से फ्लैट डिस्क में चेंज हो गया जिसमें कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं थी क्योंकि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही नहीं थी सारे मैटर को पकड़ के रखने के लिए तो नेबुला का सारा मैटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे डिस्क में। जहाँ जहाँ मैटर ज़्यादा डेंस था वहाँ वहाँ मैटर इकट्ठे होने लगे क्योंकि डेंस होने की वजह से उसकी ग्रेविटी और ज़्यादा बढ़ रही थी और इसी ग्रेविटी की वजह से जगह जगह मैटर जुड़ने लगे और नेबुलर डिस्क का सरकमफ्रेंस करने लगा। छोटे सरकमफ्रेंस का मतलब है इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम यानी रोटेशनल मोशन इंक्रीज हो गया। जैसे ही क्लाउड से बनी ये डिस्क घूमने लगी बिल्कुल किसी साइक्लोन की तरह, सेंटर में एक वोर्टिक्स बन गया जो हर चीज़ को सेंटर की तरफ खींच रहा था। इस वजह से ज़्यादा मैटर सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और वहीं पे जमा होता गया जिसकी वजह से सेंटर का प्रेशर इंक्रीज हो गया। गे-लुज़ैक लॉ के मुताबिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के, यानी सेंटर में प्रेशर बढ़ने से वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ गया। इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब गैसेस और मैटर पर पड़ेगा तो यकीनन वो आपस में रिएक्ट करेंगे। इसीलिए जब गैसेस के मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया तो वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और हीलियम के मॉलिक्यूल बनने लगे। इन सब रिएक्शन की वजह से बेबी सन पैदा हुआ जिसका नाम प्रोटोस्टार रखा गया और इस बेबी सन का ख्याल रखने के लिए प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी
यानी कि गैसेस, सॉलिड पार्टिकल, गिर्द की ऐसी डिस्क जो इसके गिर्द घूम रही थी। इस डिस्क में मेटल और सिलिकेट ही ऐसे सब्सटेंसेस थे जो बेबी सन का मूड स्विंग झेल सकते थे, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और ग्रेविटी की वजह से मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जैसा कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स बने। जो प्लैनेट सॉफ्ट थे वो बेबी सन से दूर रहने लगे, पर इन मॉलिक्यूल्स की तादाद मेटल और सिलिकेट से काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो बेबी सन से काफ़ी दूर गैस जायंट्स यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बन गए। और इस बंटवारे के बाद बाकी बच जाने वाले मॉलिक्यूल जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि किसके साथ रहना है, वो आज भी एस्ट्रॉयड बेल्ट की फॉर्म में भटकते रहते हैं। अब तक देखा कि मेटल और सिलिकेट ने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बनाए, लेकिन क्या ये एकदम से हो गया? नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ जब प्रोटोस्टार बना तब छोटे छोटे रॉक एक दूसरे के साथ हर वक्त टकराते रहते थे। इन्हीं कांस्टेंट टकराव ने 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बनाए: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और थिया। जी हाँ, थिया एक ऐसा प्लैनेट था जो मार्स से 4 गुना ज़्यादा बड़ा था, जो फिर अर्थ से टकराया और फ्यूज होकर एक बड़ा सा प्लैनेट बन गया। इस कोलिजन की वजह से एक टुकड़ा बाहर निकल आया। जो टुकड़ा बाहर निकला था वो चांद था। जी हाँ, वो चांद ही था। इस कोलिजन को आज हम जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या बिग स्प्लैश के नाम से जानते हैं। इसके बाद अर्थ 7.7 बिलियन लोगों के रहने जितना हो चुका था। इस बड़े प्लैनेट की ग्रेविटी भी बड़ी थी, तो इसने आसपास के प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। एस्ट्रॉयड बहुत ज़्यादा तादाद में ज़मीन पर बरसना शुरू हो गए और उस वक्त ज़मीन पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था जो एस्ट्रॉयड से उसको बचा सकता। ये सिलसिला कई हजार सालों तक चलता रहा और पूरी अर्थ को एक मोल्टन प्लैनेट बना दिया, क्योंकि मुसलसल टकराने से हीट एनर्जी पैदा हो रही थी और उस वजह से अर्थ हीटअप हो रही थी। इतनी ज़्यादा हीटअप होने की वजह से ज़मीन सॉलिड स्टेट से लिक्विड यानी कि लिक्विड मोल्टन लावा में बदल गई और फिर इस तब्दीली की वजह से हैवी और डेंसर एलिमेंट सिंक हो गए और हल्के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आने लगे। इसलिए ज़मीन का मैटर अलग अलग फॉर्म में मौजूद है, यानी इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल और क्रस्ट। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा हल्के मॉलिक्यूल थे वो क्रस्ट से भी ऊपर आ गए थे और उन्होंने मिलकर रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि एटमॉस्फेयर शील्ड बनाया। इतनी गर्म ज़मीन और जहरीले मादों से बना इन्वायरमेंट अभी भी ज़िंदगी के लिए मौजू नहीं था। जब कुछ सालों बाद एस्ट्रॉयड बम्बार्डमेंट रुक गई और अर्थ टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा, तो एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फेट हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी गैसेस के रिएक्शन ने पानी बना दिया। और दूसरी गैसेस के रिएक्शन ने पानी को तो बना दिया था, लेकिन वो हीट की वजह से वेपर फॉर्म में ही मौजूद था। जब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन ठंडी हुई तो इन वेपर्स को कंडेंस होने का मौका मिला और फिर बारिश हुई, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पैदा हुए। ये बैक्टीरिया सल्फ़र कंपाउंड और हाइड्रोजन को डाइजेस्ट करके हवा में ऑक्सीजन को रिलीज़ करने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसें कम हुई और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ने लगी, जिसने ओजोन की लेयर बनाई। ये वही ओजोन लेयर है जो हमें सूरज से आने वाली यूवी लाइट से बचाती है। हैरानगी की बात यह है कि 5 बिलियन साल लगे इस ज़मीन को बनने में और हमने कुछ दहाइयों में ही इसको तबाह बर्बाद कर दिया।